Hello my dear students, welcome to your science class. This is your NCERT book and today we are going to solve exercise of this particular chapter, respiration in organisms. Let's start with the question number 1. Why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? This question is very important. Here they have asked why athlete breathe faster after finishing the race. Normally there is question कि जब ब्रीथिंग जब रेस करता है कोई या हार्ड वर्क करता है तो ब्रीथिंग रेट जो होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आफ्टर फिनिशिंग द रेस। तो आपको बता दें ड्यूरिंग रेस देयर इज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन द बॉडी। तो उस समय क्या होता है, जो एथलीट की बॉडी होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों परफॉर्म करती है। इसी की वजह से आपको बताया गया था कि मसल पेन शुरू होता है और उस मसल पेन होने के बाद जब फिर एथलीट को थोड़ा कष्ट होता है, वहाँ हम बात करते हैं, लेकिन हम इसके आंसर पे आते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं कि जैसे ही रेस ख़त्म होती है तो रिक्वायरमेंट अभी भी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है और जैसे ही एथलीट अपनी ब्रीदिंग रेट को बढ़ाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो तेज़ी से होने लगती है और जो वो पेन होता है वो धीरे धीरे कम होते हुए ख़त्म हो जाता है। तो आप कह सकते हैं इसके आंसर में कि टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन एथलीट breathe deeper and faster and deeper, okay, to supply the needed amount of oxygen to the body. Athlete breathe faster and deeper after finishing the race. ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में कि क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं इसमें क्वेश्चन के दौड़ते समय पूछा है, क्यों फिनिश करने के बाद पूछा है। तो दौड़ते समय पूछेगा तो भी ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए ही ब्रीथिंग फास्ट होती है क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और बाद में भी अगर हो रहा है तो क्योंकि पहले से ही कमी हो चुकी है, उस कमी को फुलफिल करने के लिए होता है। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। तो लिस्ट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस दोनों पूछ रहा है। मैंने आपको बताया है कि जब भी रेस्पिरेशन हो रहा है तो पहली सिमिलैरिटी ये है कि फूड का जो होता है वो ब्रेक डाउन होगा, फूड का ब्रेक डाउन होगा और क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। फूड का ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। दूसरा क्या है, जब भी ये होगा तब कुछ न कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल बनता है। जैसे एनर्जी के साथ एक में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, फिर आपको क्या जैसे ही बात करते हैं कि दूसरा अगर देखा जाए तो ये दोनों प्रोसेस जो होता है वो सेल के अंदर होता है। तो ये सब सिमिलरिटी कह सकते हैं कि फूड का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी और कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट बनेंगे। बाई प्रोडक्ट में आप क्या कह सकते हैं कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर निकलती है। अल्कोहल भी बनता है, कहाँ, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये सब बाई प्रोडक्ट का एग्जाम्पल हो गए। तो ये हम आप लिख सकते हैं कि ये सिमिलैरिटीज़ हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस, कि जब आप एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो इट डज नॉट नीड ऑक्सीजन, whereas when you are talking about aerobic respiration, here oxygen is involved. Anaerobic respiration में less amount of energy is released, whereas in aerobic respiration there is high amount of energy is released. जब आप anaerobic respiration की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो प्रोसेस होगा anaerobic respiration का ये फास्ट होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कंपैरेटिवली जो होता है वो
स्लो होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी जो है आपको जो मैंने चार्ट दिया है उस चार्ट से आप और भी ज़्यादा ले सकते हैं। स्पेशली इसमें सिमिलैरिटीज़ जो नहीं कराई थी उसको मैंने बता दिया कि दोनों में एनर्जी रिलीज होती है, दोनों में फूड का ब्रेकडाउन होता है, और दोनों में कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं। ये सिमिलैरिटीज़ हैं। डिफरेंसेस आप चार्ट से और भी चाहें तो आप देख सकते हैं, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिया हुआ है। सो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डू वी ऑफन स्नीज, वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट। आपको इसका आंसर बहुत ही आसानी से पता होगा कि व्हेन वी इनहेल, तो उसके साथ साथ इनहेल किसका इनहेल करते हैं, एयर का इनहेल करते हैं, लेकिन व्हाट हैपेंस, सम डस्ट पार्टिकल, सम पॉलन ग्रेन, समथिंग दैट इज अनवांटेड फॉर आवर बॉडी, इट गोज इनसाइड। तो ये जो हैं ये अंदर जब जाते हैं तो ये फॉरेन पार्टिकल होते हैं और ये बॉडी को बर्दाश्त नहीं होते हैं, मतलब ये बॉडी में अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और जब ये आपके नेजल कैविटी में जाते हैं तो यहाँ नाक में ना इरिटेशन होता है, आपको भी फील होता होगा। और जैसे ही इरिटेशन होता है वैसे ही ये रिफ्लेक्स रिएक्शन है। किसका, स्नीजिंग जो होता है हमारे बॉडी का एक रिफ्लेक्स रिएक्शन होता है। ये उन सब चीज़ों के लिए होता है जो कि अनवांटेड हैं, और जैसे ही स्नीजिंग होती है तुरंत ये अनवांटेड चीज़ें होती हैं, जो डस्ट होते हैं, जो और भी पॉलन ग्रेन या कुछ और भी एरोसॉल्स या कुछ भी नाक में गए, ये तुरंत के तुरंत बाहर आ जाते हैं। तो ये क्यों है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम योर नोज, फ्रॉम, या आप कह सकते हैं कि टू स्टॉप इंटरिंग वेस्ट मटेरियल इनसाइड आवर लंग्स वी स्नीज। और जैसे ही एकदम डस्ट लैडन एयर जाती है तो डस्ट अंदर हमारे अंदर ना जाए, इसके लिए जो होता है हम स्नीजिंग करते हैं या हमारी बॉडी स्नीज करती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, फिल 3/4 ऑफ ईच विथ वाटर, लेबल देम A, B and C, कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब A, a water plant in test tube B, and in C keep snail and plant both. Which test tube would have the highest concentration of carbon dioxide? इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, आप आराम से इसको कर लेंगे। क्या है, A, B, C, पहले में क्या कर दिया गया है, स्नेल को रख दिया गया। दूसरे में क्या कर दिया गया है कि वाटर प्लांट को रखा गया, और तीसरे में स्नेल और वाटर प्लांट दोनों को रखा गया है। तो अगर आप देखिए कि स्नेल जो होता है वो रेस्पिरेशन करेगा, और रेस्पिरेशन का जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। पानी में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड पहले से है और बाई प्रोडक्ट करके स्नेल ने भी कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। ओके, दूसरा टेस्ट ट्यूब जो है, अगर स्नेल कार्बन डाइऑक्साइड देता है तो आपको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस होगी तो जो वाटर प्लांट जो है वो दूसरे में, मतलब कि अच्छा दूसरे की बात करें, केवल वाटर प्लांट दिया गया है, तो यहाँ वाटर प्लांट की बात करें तो जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो यूज़ होती है। तो पानी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको किसने यूज़ किया, पौधे ने यूज़ कर लिया। तीसरे कंडीशन में क्या है कि स्नेल है और वाटर प्लांट दोनों हैं, तो स्नेल क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, पौधा जो है वो भी फोटोसिंथेसिस करेगा। तो क्या होगा कि जो रेस्पिरेशन से चीज़ें आएंगी पौधे द्वारा वो यूटिलाइज हो जाएंगी। तो इन केस अगर क्लियर तरीके से इसमें विजिबल है कि जिसमें स्नेल होगा उसी टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, जिसमें अकेले स्नेल है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, और वो पानी के कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को जो है वो बढ़ा दे रही है। तो ये हो गया आंसर कि टेस्ट ट्यूब ए विल हैव हाई अमाउंट ऑफ या हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो अब हम आते हैं टिक द करेक्ट आंसर। तो टिक द करेक्ट आंसर में देखिए, आपको पता है
कि पहला जो है वो इन कॉकरोचेस एयर इंटर्स द बॉडी थ्रू स्पाइरिकल्स। ये आसान है, आपने किया हुआ है, आपको पढ़ाया गया है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ किसका है भाई, लैक्टिक एसिड। ठीक है। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट in an average adult person at rest is, आपको बताया गया है, इसका आंसर है 15 to 18 times। ओके। एंड ड्यूरिंग एक्सलेशन द रिब्स मूव्स कहाँ, एक्सलेशन बाहर निकालना है, बाहर निकालना है मतलब कि जो हमारी कैविटी है वो छोटी हो रही है। जब कैविटी छोटी हो रही है तो कब होगी, जब ये डाउनवर्ड मूवमेंट शो करेंगे। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए कि एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है, इसमें एक तरफ ईस्ट, डायफ्राम, स्किन, लिप्स, फिश, फ्रॉग दिया हुआ है, दूसरे तरफ दिया हुआ है अर्थवॉर्म, गिल्स, एल्कोहल, चेस्ट कैविटी, स्टोमेटा, लंग्स एंड स्किन, उसके बाद दिया हुआ है ट्रैकिया। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें क्या करना है आपको देखना है। ईस्ट जो होता है ये क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है क्या, एल्कोहल। तो ईस्ट क्या प्रोड्यूस करता है, एल्कोहल। थोड़ा और क्लियर करते हैं इसको, ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो ईस्ट को हमने जोड़ दिया किससे, एल्कोहल से। डायफ्राम कहाँ है भाई, डायफ्राम किसको जोड़ेंगे, डायफ्राम से अगर आप देखें कि अगर डायफ्राम की बात करें, ये कहाँ मिलेगा आपको, डायफ्राम आपको मिलेगा कहाँ, चेस्ट कैविटी में। ठीक है। स्किन से कौन रेस्पिरेशन करता है, स्किन से कौन रेस्पिरेशन करता है, तो यहाँ आप कह लेंगे अर्थवॉर्म। ठीक है। फिश, हम इसको काटते जा रहे हैं कंजस्टेड ना हो इसलिए। फिश के बारे में बात करें तो फिश के पास क्या होता है भाई, गिल्स होता है। ठीक है। फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग की कैपेसिटी ये होती है कि वो लंग्स और स्किन दोनों का यूज़ करता है। क्यों, रेस्पिरेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि मार्क ट्रू टी इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसमें आपको ट्रू और फॉल्स करना है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन। आपको बताया गया है कि जब हैवी एक्सरसाइज होती है तो ब्रीथिंग रेट स्लो नहीं होती है, ये फास्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या है भाई, ये जो है वो फॉल्स है, पहला वाला। थोड़ा और सही करते हैं इसको, लिखने में आपको पता चल गया कि पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ओके, प्लांट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। तो फोटोसिंथेसिस डे में होता है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन हमेशा होता है पौधे में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। क्या हम केवल एक टाइम में रेस्पिरेशन करते हैं, हम भी हमेशा रेस्पिरेशन करते हैं। तो पौधे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको भी रेस्पिरेशन करना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। तो फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स, ये चीज़ सही है। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में भी मैच में किया है, ये ट्रू है। द फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताया गया कि फिश में जो होता है रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं, लंग्स नहीं होते हैं, जो आपने देखा है आपके चैप्टर में जो बताया गया है। ठीक है। 5वां जो है ये, द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो जब आप इनहेल करते हैं तो ये अपवर्ड आता है,
और उसका जो क्या, सॉरी ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। ओके, तो फिर से लिखते हैं इसको सही तरीके से। ये जो है वो ट्रू है, यस, कि जो लंग कैविटी रहती है वो बढ़ती है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पे चलते हैं, ये वाला, कि गिवन बिलो अ स्क्वायर ऑफ लेटर्स इन विच are hidden different words related to respiration in organisms. These words may be present in any direction, upward, downward, or along the diagonals. Find the words for your respiratory system. Cues about those words are given below the square. तो आज इसको देखते हैं कि the air tube in the insects. तो एयर ट्यूब जो होते हैं, आपको बताया गया है कि एयर ट्यूब का मतलब क्या होता है, ट्रैकिया। ठीक है, अब देखिए कि इसमें ट्रैकिया कहाँ दिखाई दे रहा है। एयर ट्यूब में ट्रैकिया आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसमें यही है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं कर करके दिखा रहा हूँ कि दिक्कत ना हो। तो यहाँ से देखिए TRACHEA, ट्रैकिया, ये आपका हो गया। ठीक है, दूसरा जो है स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी। कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि चेस्ट कैविटी को सराउंड करता है, तो RIBS, रिप्स जो होती हैं वो रिप केज बनाती हैं। ठीक है, तो तीसरा जो है मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। मैंने आपको बताया था कि जो मस्कुलर फ्लोर होता है चेस्ट कैविटी का, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। तो डायफ्राम में देखिए DIAPHRAGM, ये हो गया आपका डायफ्राम। ठीक है, उसके बाद टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, क्वेश्चन मैं पहले से लिख लिया हूं क्योंकि मैं रिपीट ना करना पड़े। तो टाइनी पोर्स, लीफ पे जो टाइनी पोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। हम इसको रिमूव कर देते हैं कि दिक्कत ना हो। क्वेश्चन को देख लीजिए, टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, दिस इज स्टोमेटा। मैं इसको स्लाइड ना करूं इसलिए यहीं फिक्स कर दे रहा हूं, और फिर दिक्कत ना हो हमें, तो हमें खोजना पड़ेगा कि स्टोमेटा कहाँ है। तो STOMATA, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन आप बस, ठीक है, ये हो गया STOMATA, ये हो गया आपका स्टोमेटा। ठीक है, हम इसको थोड़ा और डाउन करते हैं कि कवर हो। ठीक है, उसके बाद स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट्स। आपको बताया था कॉकरोच में क्या होता है, स्पाइरिकल्स। क्या होता है, स्पाइरिकल्स। तो यहाँ पे स्पाइरिकल्स आप देखिए, स्पाइरिकल्स कहाँ दिख रहे हैं आपको, SPIRACLES, ये हो गया आपका स्पाइरिकल। ओके, तो ये है चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन है द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, आपको बहुत ये जो होता है लंग्स होता है। तो लंग्स कहाँ दिखाई दे रहा है, LUNGS, लंग्स। ये हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ह्यूमंस का है। ओके, अब द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल, किससे लेते हैं, नाक से इनहेल करते हैं। नाक के ओपनिंग को क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स। तो NOS, इसमें देखिए सेलेक्ट कर लेता हूं, NOSTRILS, ये हो गया हमारा नॉस्ट्रिल्स। ओके, तो अगला क्या है, एन और एरोबिक ऑर्गेनिज्म। क्या है ये, जो हमने पढ़ा है इसका एग्जाम्पल
कि ईस्ट जो होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो परफॉर्म करता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट जो होता है वो परफॉर्म करता है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्गेनिज्म विथ ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म है इसमें कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ट्रैकियल सिस्टम पाया जा रहा है, तो आप इसका एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो जो एंट है इसमें भी आप ट्रैकियल सिस्टम पाते हैं। ओके, तो इन्हें आप करते हैं और इसी के साथ हम आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि द माउंटेनियर कैरी ऑक्सीजन विथ देम बिकॉज, पहला ऑप्शन है एट एन अल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज नो एयर। दूसरा ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस दैन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। तीसरा ऑप्शन है द टेम्परेचर ऑफ एयर इज हायर दैन दैट ऑफ द ग्राउंड। एंड चौथा ऑप्शन जो है द प्रेशर ऑफ एयर इज हायर दैन दैट ऑफ द ग्राउंड। तो आपको ये बता दें कि ये जो प्रेशर होता है ये भी ऑक्सीजन का वहाँ पे कम होता है। टेम्परेचर आपको पता है कि ऊपर जाने पे टेम्परेचर जो होता है वो पहले घटता है, तो यहाँ ये भी गलत हो गया। तीसरा जो ये बी ऑप्शन जो दिया हुआ है ये है अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस दैन द अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, ये होता है ब्रीथिंग के लिए। ये इसमें जो इसका जो आंसर है ये सही है। ठीक है, जो बी ऑप्शन आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन में जहाँ पे ये दिया हुआ है, ये जो आंसर आप इसे सही बता सकते हैं क्योंकि यही सही है। बाकी जो पहला है अल्टीट्यूड ऑफ मोर देन देयर इज़ नो एयर, ऐसा नहीं है, एयर होती है, जो अमाउंट होता है वो कम होता है। बाकी ये एक्सटेंडेड लर्निंग है, अगर आप चाहें तो आप अपने से कोई भी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।